Okay, I have a PPT also, but that's fine. So what we'll deal today is with feeding. Okay, feeding. Now, feeding is something that you all as nurses should understand. Uh, why is it important? One of the reasons it is important is because uh, in a patient, what happens? मतलब feeding और इसमें relation क्या है? आपको कुछ idea है कि feeding और ICU में क्या relation है? आप लोग कितना दिन, अभी आपको मैंने बोला कि आप खाना नहीं खाओ, तो कितने दिन के बाद प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं? खाना नहीं खाएंगे सर तो 2 दिन के बाद ऐसा लगता है नहीं, मतलब 5 से 7 दिन। हम लोगों सात को आठ फिजिकली ना, घंटे के बाद नहीं फिजिकली आपको 5 से 7 दिन के बाद प्रॉब्लम्स होते हैं फिजिकली। समझ में आ रहा है? इसलिए आईसीयू में भी अगर पेशेंट को हमने 5 से 7 दिन फीडिंग नहीं किया, मतलब एंटरली दैट इज जी थ्रू द सर स्टमक, इट इज ओके, इट इज नॉट बैड, इट विल नॉट कॉज मेजर इश्यूज। हाँ, लेकिन 5 to 7 डेज, ये दिस इज देयर टू टू थॉट्स है, एक तो अमेरिका है, एक यूरोप है, दोनों में अलग अलग गाइडलाइन चलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी अमेरिका में क्या बोलते हैं कि कुछ मत चालू करो, रुक जाओ 5 दिन तक धीरे धीरे चालू करने की कोशिश करो, जाता है तो अच्छा है। लेकिन अगर 5 डेज अगर हो गया, फिर नहीं, कुछ ना कुछ टीपीएन चालू करो अगर अंदर नहीं जा रहा है तो। ऐसा अमेरिका में बोलते हैं। यूरोप में क्या बोलते हैं? 3 दिन रुको, 3 दिन तक अगर नहीं हो रहा है, अगर खाना नहीं जा रहा है, तो फिर टीपीएन चालू करो। कहाँ से तो भी न्यूट्रिशन देना है। समझ में आ रहा है? तो फीडिंग इज वेरी एसेंशियल, स्पेशली इन आईसीयू। हम ऐसा मानते हैं, ऐसा देयर इज ऐसा थियोरी दैट सेज दैट देयर इज अपना जो गट है, यू नो, यू आर मोर ऑफ बैक्टीरिया देन ह्यूमन बीइंग। आपके बॉडी में इतना बैक्टीरिया है कि आप ह्यूमन कम, बैक्टीरिया ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? आपके बॉडी में इतना बैक्टीरिया हमारे पास। समझ में आ रहा है? हाँ, वो बैक्टीरिया हमारे साथ जी रहे हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोम। क्या बोलते हैं उसे? माइक्रोबायोम माइक्रोबायोम बोलते हैं। तो पूरा बॉडी के अंदर एक माइक्रोबायोम है, स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी। वो हम उनके साथ जीते, वो हमारे साथ जीते, बैक्टीरिया। अभी समझ लो मुझे कैंसर अगर हो गया, या मुझे ऐसा कुछ बीमारी अगर हो गया, या इन्फेक्शन अगर हो गया, ये आईसीयू का जरूरत पड़ा, हार्ट फेलियर हो गया, वेंटिलेटर पे गया, ऐसा कुछ अगर हो गया, तो वो जो गट है, जो जिसको बैक्टीरिया सीमित रख रहा है अंदर, गट है ना हमारा, हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया सीमित है, वहां का वहीं है, ठीक है। वो उसके बीच में गैप जंक्शंस फॉर्म हो जाते हैं, गैप फॉर्म हो जाता है और ये बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट कर देता है। गट ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं इसे, गट ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया। Understand this? So gut translocation of bacteria, because of that there is sepsis that comes. समझ में आ रहा है? तो फीडिंग से ऐसा माना जाता है, इट इज सेड दैट इफ यू फीड योर पेशेंट्स, ये गट ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं वो होता नहीं। समझ में आ रहा है? फीडिंग मतलब कैसे तो भी एब्डोमेन में फूड जाना चाहिए, एब्डोमेन में वैस्कुलर सप्लाई, एब्डोमेन में कैसे तो भी एब्डोमेन में अगर फूड जाएगा, the gut translocation of bacteria कम हो जाता है। That is why we want to feed our patients. समझ में आ रहा है? Are you understanding? हाँ, देखो हमारे हमारे जीआई ट्रैक्ट होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो उसके अंदर बैक्टीरिया सीमित है, बहुत बैक्टीरिया। अगर उसको हम कल्चर करेंगे ना, इतना बैक्टीरिया मिलेगा आपको, इतना बैक्टीरिया मिलेगा आपको, समझ में इतना सारा बैक्टीरिया। ओके, नाउ what happens is in stressful situations, in stressful like in mechanical ventilator, stress है, पेशेंट को हार्ट फेलियर का स्ट्रेस है, हाँ, ये एक तरीके का स्ट्रेस होता है। वेंटिलेटर पे रहेगा तो स्ट्रेस ही है, इट्स अ बिग स्ट्रेस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनाल्जेसिया। हम लोग एनाल्जेसिया सेडेशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रेस है। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस में होता क्या है? स्ट्रेस में ऐसा होता है कि ये जो गैप जंक्शन है, जो जीआई ट्रैक्ट को सीमित रख रहे हैं, ऐसा गैप जो वॉल है, एपिथेलियल का वॉल है, एपिथेलियम का, वो स्प्लिट हो जाता है। तो बैक्टीरिया जो इधर होना चाहिए वो ट्रांसलोकेट कर जाता है, दिस इज कॉल्ड एज गट ट्रांसलोकेशन। तो पेशेंट को सेप्सिस हो जाता है। समझ में आ रहा है? पेशेंट को सेप्सिस हो जाता है, तो हमको वो प्रिवेंट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गट का बैक्टीरिया यहाँ से निकल के हमारी बॉडी में चला जाए, अंदर चला जाए, वैस्कुलर सप्लाई में चला जाए, जिसको हम गट ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये गट ट्रांसलोकेशन शुड नॉट अकर। मीन सर जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है जिसको फूड नहीं मिलते लॉन्ग टाइम तक तो वो एंटर करके बॉडी में हाँ, चला इसको बोलते जाता हैं है गट ट्रांसलोकेशन, ओके इसको बोलते हैं गट ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रहा है? और ये होता है स्ट्रेस फेज में, जब ये स्ट्रेसफुल रहता है तभी उसमें होता है। इसीलिए समझ लो हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, छठवां 7वां दिन में उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर खाना बराबर दिया नहीं तो। भावना मेहता, यस
नहीं, हम लोग को इसलिए हमको ये कभी होता है गट ट्रांसफर पता नहीं है, इसलिए हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको चालू करना है। इसीलिए मैं जब भी आता हूँ डॉट में क्या करता हूँ मैं फीडिंग, इसलिए हमारा चार्ट सबसे ऊपर क्या है, हम लोग सबसे ऊपर क्या चार्ट रखते हैं, फीडिंग। क्यों रखते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि भाई मेरे को इसको फीड करना है, और जितना हम उसको आगे फीड करेंगे तो उतना उसका ट्रांसलोकेशन कम होगा, उतना वो पेशेंट ठीक होगा। हर एक पेशेंट जो स्ट्रेस में होता है, वो आईसीयू में जो रहता है, उसको गट ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, एंड वी आर होपिंग दैट बाय फीडिंग वी आर नॉट अलाउइंग दिस गट ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल। हाँ, तो इसीलिए हमको फीडिंग करना है, दैट इज व्हाई एफ कम्स फर्स्ट, फास्ट का एफ कम्स फर्स्ट, फीडिंग। ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ फीडिंग दैट वी नो, अगर हम क्लासिफाई करेंगे फीडिंग को, हाँ इसके अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ, एक होता है ओरल न्यूट्रिशन, ओरल जो हम ओरली दे रहे हैं, ओके। दूसरा होता है एंटरल न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है पेरेंटरल न्यूट्रिशन। ओरली मतलब ये होता है किचन डाइट, हम अगर चपाती विपाती आ रहा है, दिस फूड इज कमिंग, राइस इज कमिंग एंड यू आर गिविंग, दैट्स ओरल डाइट। Okay, that is as and when patient requires, his patient is asking and taking it. You are giving it in like how normal is happening. But what we have to understand is enteral nutrition. Enteral nutrition and parenteral nutrition. There are two different types. Now, if I ask you what is enteral and what is parenteral, what would you say? What is enteral and what is parenteral? Enteral मतलब, sorry बोलो, nose naso. हाँ, so any nutrition that goes in the gut, any nutrition that goes in the gut is enteral nutrition. Any nutrition that goes inside the vein is parenteral nutrition. इतना समझे? So any nutrition that goes in the gut is called as enteral nutrition. Any nutrition that goes inside the vein is parenteral nutrition. Simple. This is very important that you understand this. Okay. अभी enteral nutrition is of different types. Enteral nutrition is of different types. अभी आप मेरे को बताओ कि कौन से टाइप्स के न्यूट्रिशंस हो सकते हैं. Let's take one by one. System nasogastric. Nasogastric feeding मतलब क्या हो रहा है? The tube is going from the nose into the stomach. That is a gastric compartment, and you are feeding from outside to inside. ये हो गया nasogastric feeding. विशाल, can TPN be enteral feeding? No. Enteral feeding is only in the gut. Which is the other feeding you know which goes in the gut? Jejunostomy feeding. No, before you go to that, nasogastric, nasojejunal. Nasogastric हो गया, इसको हो गया nasojejunal. Nasojejunal ट्यूब देखा है आपने? देखा है ना? जो फीडिंग ट्यूब बोलते हैं, फ्रेका ट्यूब बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं nasojejunal ट्यूब. That is called as nasojejunal ट्यूब. जो फ्रेका, you heard of फ्रेका ट्यूब? कभी कभी पोस्ट ऑपरेटिवली देखा, it's a very thin white color tube that goes inside. That is called as फ्रेका ट्यूब. What is it called as? ठीक है, फ्रेका ट्यूब इज व्हाट? nasojejunal, मतलब stomach, then duodenum, then jejunum. So it goes into the jejunum. Nasojejunal feeding. So that is called as फ्रेका ट्यूब. इन अपना उसका नाम फ्रेका है, लेकिन उसको nasojejunal ट्यूब माना जाता है. It's called nasojejunal tube. You understanding? हाँ, so you have a second route now. We said nasogastric. Now we are saying nasojejunal tube. All right, then which is the other tube? Sister, you were talking. What is the tube that you're talking about? Jejunostomy. हाँ, तो jejunostomy से पहले गैस्ट्रोस्टॉमी, मतलब डायरेक्ट स्टमक. हाँ, आपने देखा रहेगा पेग ट्यूब बोलते हैं जिसको, परक्यूटेनियस एंट्रल गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब्स, तो डायरेक्टली वो स्टमक में जाता है, पेग ट्यूब. Okay, so gastroscopy can be done either percutaneously by endoscopic device or it can be done in operation theater. लेकिन उसको हम gastroscopy बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Gastroscopy. तो थर्ड मेथड आ गया gastroscopy, जो हम फिर भी गट ही यूज कर रहे हैं, अभी भी हम गट यूज कर रहे हैं. फिर फोर्थ मेथड इज what sister said. What you say? Jejunostomy. समझ में आ रहा है? So now we know four methods. What are the four methods of enteral feeding? We have nasogastric feeding, nasojejunal feeding, गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग एंड जेजुनोस्टोमी फीडिंग. हमारे पास चार मेथड आ चुका है एंट्रल फीडिंग का. ठीक है, एंट्रल फीडिंग का चार मेथड आ गया. ठीक है,
पेरेंटल फीडिंग का मेरे को मेथड्स बताओ, पेरेंटल न्यूट्रिशन का। अभी पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या हो गया, इनटू द वैस्कुलर सप्लाई इनसाइड द ब्लड वेसल। तो एक होता है ना, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। मतलब या तो फिर हम सेंट्रल दे देंगे, सेंट्रल लाइन से दे देंगे, हाँ, एंड पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल लाइन से दे देंगे, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? तो जब मैं when I come on grounds and ask you what kind of nutrition is going on, you should be telling me, you should not just tell me sir 40 ml per hour chal raha hai. No, it is enteral nutrition giving through a nasogastric tube and we're giving so many amount of calories and proteins. This is what you're supposed to tell me. Yeah, are you understanding? You should tell me it's nasogastric nutrition or is it nasojejunal nutrition. That's what you should tell me. If it's enteral, if it's parenteral, they say sir there is a central TPN going on, central parental nutrition going on. ऐसा बोलना है आपको। समझ में आ रहा है? Clear? So now when we come to feeding from start, let's go back to nasogastric feeding. Okay, अभी nasogastric feeding का 4-5 components है. Okay, when you give nasogastric feedings, we are using commercial feeding formulas or scientific feeding formulas. We are using only formula feeds. We are using only formula feeds, and that is used to give over there. Now important क्या आपको इसमें क्या क्या जानना है? इसमें सबसे important आपको जानना है कि जब आप feeding कर रहे हैं, okay, when you hang a solution, okay, it first of all has to mix very well. Okay, so what is the nursing responsibility when you're actually feeding such patients? If I ask you what are the nursing responsibilities, one is when you're starting to feed and you're mixing the feed, when you're mixing the feed should be very well mixed. For that you have to use a blender. Okay, using a blender makes it very well mixed. If you use it on a container and you shake it, it doesn't mix as well as a blender. Blender मतलब वो handheld blender के साथ, अगर हम उसके साथ करते हैं using the handheld blender, right? So don't try to use a fork and a spoon or a spoon and a glass. वो सब अगर use करोगे, then it will not mix properly. समझ में? उसका mixing होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसको mixing होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उसको mix करने के लिए take a blender. Okay, we at the moment since we are in the middle of our renovations, अपना laminar flow नहीं है, तो इसको laminar flow में करना पड़ता है, ठीक है? So you mix it very well with the blender, and then this is poured inside the bag, right? This is poured inside the bag. Now what is important as a nurse for you to understand that whenever you are actually taking your rounds, you are with the patient, you have to see whether it is still remaining blended. अगर वो separate अगर हो गया, it is not good. Separate नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत बार ऐसा होता है, you have blended it with a fork, with a spoon and a glass, and you put it over some time, और फिर वो separate हो जाता है। वो क्यों separate हो जाता है? क्योंकि आपने blend बराबर किया नहीं है, आपने blend बराबर किया नहीं है, फिर वो जाएगा, वो बराबर absorb नहीं होगा, डायरिया होगा, ये होगा, दुनिया भर का प्रॉब्लम होगा। You understand? So we don't want it to be separated. It has to be very. That is why the importance of blending. That is one of the importance of blending your enteral nutrition. ठीक है? Clear? Now what is the third important that you must remember over here? Second important thing is when you first important thing is prepare it cleanly with aseptic precautions, with the dilutions mentioned and prescribed. The second thing is to blend it properly. Blend it properly. The third thing is what, that when you put it over there 6 hours में वो खत्म हो जाना चाहिए, उस हिसाब से you are given your rate. Beyond 6 hours, what is the problem? Beyond 6 hours, we know that bacterial contamination is very high. Beyond 6 hours उसको ऐसे छोड़ देंगे, there is bacterial contamination. For example, आज मैंने फीडिंग किया, इसको रख दिया इधर बाजू में, कल मैं आपको 12 घंटा हो गया, कल आके देखिएगा तो ग्रीन हो जाएगा वो. That is because there is bacterial contamination. There will be a color change, there will be bacteria growing, that is known. इसलिए 6 hours में it has to complete. It has to complete. मतलब समझ लो 6 hours में complete नहीं हुआ, आपको क्या करना है? उसको बंद करना है और बाकी का फेंकना है और नया डालना है. समझ में आ रहा है? So you have to discard the ones that remain at the end. Do not let it just go on. ये powder based nutrition में it is important that after this is called hang time. What is this called? Hang time. The hang time should not be more than 6 hours. This kind of feeding that we are calling, when if you are going to not use a pump, is called gravity feeding. अगर pump use नहीं कर रहे तो उसको gravity feeding बोलते हैं. अगर pump use कर रहे हैं तो हम उसको gravity feeding नहीं, pump assisted feeding बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? Pump assisted feeding. Clear? It's a part of gravity feeding, but it is called as pump assisted. We use pumps in all our patients. Pump assisted feeding. Clear? Clear on this? Are you clear? Now, what is the requirements? अभी average requirement of an individual कितना है? So what? So इसमें तीन important चीज याद रखना है. एक है protein, दूसरा है carbohydrate और तीसरा है water. There are three things that you must know कि हमको क्या कितना होना चाहिए.
So the protein requirements are 1.2 to 1.5 gram per kilogram. 1.2 to 1.5 gram per kilogram. So what are you now understanding, विशाल? अगर मैंने 1.2 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बोला तो क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना पेशेंट का? समझ में आ रहा है? अगर मेरे को वेट ही नहीं पता है तो मैं क्या देगा उसको? अगर तुमने एस्टिमेट कर दिया कि 50 है, अरे यार 50 तुम देख के बता रहे हो 50 है, होगा वो 60, डिफरेंस कितना हो गया? ह्यूज डिफरेंस हो गया। समझ में आ रहा है डिफरेंस कितना हो गया? सो इफ यू डोंट डू द वेट, दैट इज व्हाई यू नो व्हेन आई कम ऑन राउंड्स एंड आई फाइंड द वेट इज नॉट देयर, मैं इरिटेट हो जाता हूँ ना। क्यों होता हूँ मैं? क्योंकि दिस इज द रीजन, क्योंकि मेरा प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं होता, my prescription is wrong there. That is why as a nurse on the bedside, if you don't find the weight, take the weight. समझ में आ रहा है? इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। समझ में आ रहा है? हाँ, बिकॉज प्रोटीन्स आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। समझ लो, आज तुम कितना भी बड़ा अच्छा सर्जरी करो, कितना भी अच्छा सर्जरी करो, पेशेंट इंप्रूव नहीं करेगा जब तक कि उसका प्रोटीन्स बराबर अंदर पहुंचेगा नहीं। ये याद रखो। हाँ, कब पेशेंट नहीं अच्छा करेगा? पेशेंट को एक हफ्ते की जगह पे 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने की जगह पे 4 महीना लग जाएगा। Huh? You have seen many patients like this. They come from other ICUs or they come from other hospitals, and they have been operated and they have not been given anything. NPM रखा हुआ है, 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन NPM रखा हुआ है, and फिर वो हमारे पास आते हैं। So we have lost it. It is so difficult for us then, so difficult for us to get them back because वो feeding करना जरूरी होता है। The deficit अगर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि पेशेंट आता है 50 किलो में और जाता है 30 किलो पे। ये क्यों होता है? बिकॉज आपको पता है पर डे वन पेशेंट कैन लूज एनीवेयर बिटवीन 500 ग्राम्स टू 1 किलो। पर डे कितना लॉस होएगा? यू अंडरस्टैंड? 500 grams to 1 kilo loss होता है पेशेंट का पर डे in sepsis or in catabolic states like post operative very high major surgeries। कितना? 500 grams to 1 kilo loss। तो 10 दिन अगर हमने उसको बराबर फीड नहीं दिया तो कितना लॉस हो गया? 10 किलो लॉस होने का चांस होता है। समझ में आ रहा है? यू आर अंडरस्टैंडिंग? हाँ, दैट इज द रीजन दैट वी शुड अंडरस्टैंड द वेट ऑफ दिस पेशेंट इन द फर्स्ट प्लेस। Sir, 1.5 gram per kilogram. That is the amount that we need to give. I can give that protein only if I know the weight. That is why the first thing you should know is the weight. समझ में आ रहा है? हाँ, this is the requirement of proteins. What about calories? Calories, we are a very hi-fi unit. अब हमारा unit जो है इंडिया का most hi-fi unit है. If you ask me, अगर आप मुझे पूछोगे, the ICU is the most hi-fi unit of the world, of at least of India. इतना मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। दो हमारा हॉस्पिटल छोटा है, हाँ, लेकिन हमारे पास जो है वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के पास नहीं है। हाँ, वो whatever it is, I have got all these things in place and that is why our outcomes are better। अगर आप देखोगे ना, हमारा आउटकम्स दूसरे हॉस्पिटल से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। ये ऐसा सिचुएशन नहीं है बाकी आईसीयूज में, बाकी हॉस्पिटल्स में खराब हो जाते हो। हाँ, हमारे इधर वो ठीक होके जाते हैं। हाँ, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट है, नो हाउ है, नॉलेज है, वी आर यूजिंग दैट। Are you understanding? So these things what I'm talking to you is not seen everywhere. So when I ask you calorie requirements, what are we doing? We are doing something called as indirect calorimetry। हम क्या कर रहे हैं? Indirect calorimetry। समझ में आ रहा है? Indirect calorimetry मतलब you see the small box that is kept, Cosmed का बॉक्स रखा हुआ है, वो आके डॉक्टर रश्मि या कोई आके करते हैं। हाँ, Cosmed का बॉक्स, that is indirect calorimetry। ओके, उसमें एक नंबर आता है REE नाम का, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। 24 घंटे में तुमने कितना एनर्जी इस्तेमाल किया वो हमको बताता है। सिमिलरली हमारा जो केयर्स के R860 जो वेंटिलेटर है, GE का वेंटिलेटर है, उसमें एक बटन है जिसमें हम पता करते हैं कि कितना रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है। हम लोग सुबह आते हैं, डॉक्टर, एक न्यूट्रिशन का डॉक्टर अपॉइंटेड रहता है जो आके पूरा ये सब देखती है। ये आपको जानना है कि ये क्या है। अभी जाओगे जब भी आप देखो किधर है भाई, REE किधर है, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर किधर, पूछो। समझ में आ रहा है? जब बिकॉज दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। उसमें कैलोरीज आता है कि इसने 24 आवर्स में 1000 कैलोरी बर्न किया है, इसलिए मेरे को उसको एटलीस्ट 800 से 900 कैलोरी देना है। दैट इज अवर कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। So if somebody asks you in your exams, or if you want to know what is the calorie requirement of a patient that is lying in the ICU, sir, in most of our patients we are doing indirect calorimetry. With that we are estimating the resting energy expenditure. We are
finding out the resting energy expenditure and deciding the calories. Clear? Am I clear? So how do we do it? If the doctor asks you, if somebody asks you how do you do it, sir, we have two devices. One is cosmed indirect calorie, इसको बोलते हैं indirect calorimetry. Indirect calorimetry. So we are using cosmed indirect calorimetry and we are using CareScape R860 ventilator indirect calorimetry. ये उसका डिवाइस का नाम है. So I'll just repeat that. It is CareScape R860 indirect calorimeter and COSMED indirect calorimeter. Okay. So now at least you all when you all go to the ICU see that कि हम क्या कर रहे हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? हाँ? तो एक इसलिए मैं बोलता हूँ कि जी पे कन्वर्ट करो, जी पे कन्वर्ट करो. मैं क्यों बोलता हूँ जी पे कन्वर्ट करो मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट को? बिकॉज आई गेट दिस. ये नंबर आता है मेरे पास, ये नंबर आ जाता है. दूसरा कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, खाली जी के वेंटिलेटर पे. मैंने हर जी का वेंटिलेटर पे डाल के रखा हुआ है. ये दूसरे हॉस्पिटल में नहीं है. समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए हमको ये पता है कि कैलोरीज इसके इतने देने, इसलिए हम उतने एक्जैक्टली कैलोरीज देते हैं. हाँ, भले समझो आपको नहीं पता है, समझो हमारे पास कॉस्मेट नहीं है, हमारे पास कैरेस्केप R860 नहीं है, तो फिर हाउ मच यू गिव? You give 25 to 30 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. कितना देते हैं? 30 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. अगेन इसमें क्या आ गया? वेट आ गया. इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेडिक्टिव इक्वेशंस. सिंपल प्रेडिक्टिव इक्वेशंस. So 25 to 30 किलो कैलोरी पर किलोग्राम is what you have to give as calorie requirements. Are you understanding this? हाँ, 25 to 30 मतलब अगर समझ लो पेशेंट 100 किलो का है तो उसको वो कितना देना है? 25 into 1000 that is 25 to 100 that is 2500 किलो कैलोरीज देना है to 3000 किलो कैलोरीज देना है. समझ में आ रहा है? हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, 2500 3000 किलो कैलोरीज हमको देना है. दैट इज हाउ वी डू. दिस इज सिंपल प्रेडिक्टिव. सो दैट मींस टू समराइज इट, we are finding out our calorie requirements by looking at either indirect calorimetry using either COSMED or CareScape R860, or we are doing simple predictive equations by using 25 to 30 kilocalorie per kilogram when we are not using these devices. Simple. That is why the weight becomes again very important. That is why the weight becomes very important. समझ में आ रहा है? That is why I tell you put the patient on the way bed, find out the weight. अपने पास way bed है. That's why I tell you जो patient हिल नहीं सकते, put him on the way bed. Look at the weight. Let me know what the weight is. I tell you this, right? So now henceforth when you are working in the ICU, you should be relevantly finding a weight क्या है? Actual body weight चाहिए मेरे को. Estimate नहीं चाहिए. हम लोग what are we doing? We are estimating. How are we estimating? By doing length of this patient and looking at the ideal body equation, predicted body weight. कैसे करते हैं? 45.5 plus height into weight minus 60 एक फॉर्मूला है. हाँ, फॉर्मूला है. With that formula, we are giving you the estimated weight. हमको ऐसा चाहिए नहीं, predicted body weight चाहिए. हमारे पास बेड है. एस्टिमेट कौन करता है? जिसके पास वे बेड नहीं है. हमारे पास एक्चुअल वे बेड है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको वे करना चाहिए. Are you understanding? That is why I insist on this. It is only that you should understand the importance. If you now you all understand the importance कि मैं वेट के बारे में क्यों पूछता हूँ. मैं इसके लिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे कैलोरीज पता करना है, प्रोटीन्स पता करना है. और हमने डिस्कस किया कि अगर पेशेंट को हम फीडिंग बराबर किया नहीं तो कट ट्रांसलोकेशन हो जाएगा. इसीलिए हमको we need to know, and plus we also want to ensure that the patient doesn't lose weight too much. That's why we want the exact proteins to be given. So next now henceforth when you have a patient and your over should be इसका weight कितना है ये आना चाहिए. और weight कैसे पता किया आपने? वो height पता किया. ठीक है, weight यूज नहीं किया क्या? चलो साथ में weight यूज करते हैं. चलो उसका weight निकालते हैं. आपका थिंकिंग ऐसा होना चाहिए. समझ में आ रहा है? So all of you should know how to use the way bed. Do you know how to use the way bed? So go to the ICU and figure out how to use the way bed. हमारा way bed कैसे use? Very expensive bed. बॉम्बे में एक या दो way bed होगा पूरा बॉम्बे में. समझ में आ रहा है? हाँ, हमारे पास way bed है. That is why you must know how to use the way bed. Yes, sir. हाँ, so go and learn it if you don't know how to use it. Okay, way bed. So in your over you should be asking because this is very important for you कि kilograms कितना है. And we are also going into a nursing study. हम लोग नर्सिंग स्टडी में घुसने वाले हैं अभी. आपको बताया गया है ना, विशाल दर से बात किया था ना लोगों ने, तो सब चारों जन एक नर्सिंग स्टडी में रहने वाले हैं. हाँ, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ पेपर इन द नेशनल कांग्रेस फॉर व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू ऑल दीस थिंग्स. आपको बात करेंगे हम लोग. हाँ, यू ऑल विल बी पार्ट ऑफ दैट स्टडी.
हम लोग उसमें 3-4 पेपर निकालने वाले, यू विल प्रेजेंट इट पब्लिश आल्सो, आई वांटेड टू पब्लिश इट आल्सो। हाँ, आई विल हेल्प यू। हाँ, तो उसको ऑलरेडी पेपर ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने, उसका थीसिस लिख के रखा है, सब कुछ लिख के रखा है, आपको खाली उसको डेटा एंट्री करना है और एंड वी विल पब्लिश इट। तू प्रेजेंट कर रहा है ना, तू प्रेजेंट करेगा पेपर नेशनल कांग्रेस में। हाँ विशाल, नेशनल कांग्रेस में प्रेजेंट करेगा तू। हाँ, मैं आई विल टेक केयर ऑफ दैट, तेरा जाने का आने का सब मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ऑल राइट, सो that's weight, that's why we know we need importance of the weight, clear? What is the third thing? Water. नॉर्मल पेशेंट को मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज 35 ml किलोग्राम। हाँ, 30 to 35 ml किलोग्राम का रिक्वायरमेंट्स होता है नॉर्मल पेशेंट। तो नॉर्मल अगर आईसीयू में रहते हैं 35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम का रिक्वायरमेंट्स होता है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो अगर वो 60 किलो का हो गया तो कितना पानी लगेगा उसको? अराउंड 2 लीटर्स। हाँ, अराउंड 2 लीटर्स लगेगा उसको। तो ये नॉर्मल, अगर तुमने उसका कम किया है तो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं नॉर्मल पेशेंट का। नॉर्मल पेशेंट का मतलब आप और मेरे जैसा लोग। लेकिन समझ लो कि वो सिक है तो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं कितना देना है, उतना देना है, इतना रेस्ट्रिक्शन रखना है, उतना करना है, हम डिसाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी तक क्लियर है? हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? 35 ml a kilogram पर डे। हाँ, पर डे 35 ml a kilogram पर डे। इसलिए हमारा माता पिता हमको बोलते हैं ना 1.5-2 लीटर पी लो रोज का रोज, बोलते हैं ना अपना बाबू, बराबर ही है, गलत नहीं है, एकदम बराबर है। तो ये 35 ml a kilogram, समझ में आ रहा है? हाँ, हमारा जो पेशेंट आईसीयू में रहता है कभी कभी उसको ज्यादा पानी लगता है, कभी ज्यादा पानी लगता है, कभी। इट इज व्हेन द पेशेंट हैज गॉट फीवर। Every hour of fever, the requirement of water is more by 150 ml. Every requirement of fever, the requirement of water is more by 150 ml. मतलब समझ लो अभी उसका फीवर 38 डिग्री है, हाँ 36 37 से वो 38 पहुंच गया, तो 1 डिग्री राइस हो गया। अगर वो 1 डिग्री राइस हो गया 1 घंटे के लिए रहा तो उसका रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 150 ml। तो हमको 150 ml देना है अलग सा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर वो पेशेंट को 3 घंटा फीवर रहा तो 150 150 150 कितना हो गया? उतना देना ही है हमको उसको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब पेशेंट को फीवर होता है तो आपको क्या पूछना है आके डॉक्टर को, सर फीवर हो गया, पैरासिटामोल दो नहीं, सर फ्लूइड देना है क्या? पैरासिटामोल देना ही है। आपका क्वेश्चन क्या आना चाहिए? फ्लूइड दूं क्या मैं? समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को। हाँ, हम लोग ने 35 ml पर किलोग्राम पकड़ के रखा है, लेकिन जब भी फीवर हो रहा है उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसलिए हमको उसको फ्लूइड देना पड़ता है। हालांकि अगर आप ये बराबर करोगे ना तो अगला दिन का सोडियम नॉर्मल रहेगा। अगर ये बराबर नहीं करोगे तो अगला दिन का सोडियम बढ़ जाएगा, फिर फ्री वाटर चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये फ्री वाटर अगर चालू रहता है ना, मतलब इसका मतलब है कि अपना आईसीयू का केयर बराबर नहीं। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए फ्री वाटर आना ही नहीं चाहिए उसको। और हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? जब हमको पता रहेगा कि देयर इज डिहाइड्रेशन हैपनिंग एंड आई नीड टू गिव मोर फ्लूइड। सो व्हेन देयर इज फीवर, 1 घंटे का फीवर हो गया, यू हैव टू कम एंड आस्क क्या करूं, कैन आई गिव फ्लूइड? नहीं, तो दैट यू आस्क द डॉक्टर। नो, मैंने आई एम नॉट टेलिंग यू गिव इट ब्लाइंडली। यू विल, केस पे केस पे डिपेंड होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये डिहाइड्रेशन इज हैपनिंग। हाँ, सो फ्लूइड देना है कि नहीं देना है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, वो डॉक्टर आके देखेगा कि कितना है। आपका डॉक्टर क्या करता है, ये होता ही अल्ट्रासाउंड कर देता है, ये ऑस्कल्टेट करता है, फिर एनालिसिस कितना फ्लूइड है, आईबीसी देखता है, ये देखता है, वो देखता है, फिर बोलता है अच्छा देखो। हमारे हमारे आईसीयू में एक भी ड्रॉप अल्ट्रासाउंड के बिना जाता नहीं है, आपने देखा रहेगा ये। हाँ, एक भी ड्रॉप जाता नहीं, क्यों? ये हमारा प्रोटोकॉल। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि आपका क्या रिक्वायरमेंट है पूछना, दैट इज द नर्सिंग रिक्वायरमेंट कि व्हाट टू डू, फ्लूइड देना है। तो डॉक्टर आएगा, टंग देखेगा, ड्राई रहेगा, हाँ, ही विल टच द स्किन, देखिए अरे ये तो डिहाइड्रेटेड लग रहा है, अल्ट्रासाउंड करेगा, फिर बोलेगा हाँ शायद उसको दे दो यार, लेकिन इतना मत दो, 100 ml दो, ऐसा कुछ बोल देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर आप इन्फॉर्म ही नहीं करोगे, आप कल बोलेंगे फीवर आ गया, पैरासिटामोल दे दिया होगा, ठीक है, उसको याद दिलाना पड़ेगा तेरे को कि अरे डिहाइड्रेट होने का चांस है। ये एक रीजन हो गया डिहाइड्रेट होने का। दूसरा रीजन क्या है डिहाइड्रेट होने का? दूसरा रीजन ये है कि हम लोग मेनी पेशेंट्स को लैसिक्स लगाते हैं। जब हम लैसिक लगाते हैं पानी जल्दी निकलता है, इसके लिए वो डिहाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो बहुत सारा
पानी निकलता है, अंदर से ही निकलता है, नॉट थ्रू फ्लूइड, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से बहुत पानी निकलता है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? इनसेंसिबल लॉस। क्या बोलते हैं इसे? विजिबल लॉस नहीं, इनसेंसिबल लॉस है। समझ में आ रहा है? तो इनसेंसिबल लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं 35 ml किलोग्राम लेना है, हम लोग थोड़ी ना 2 लीटर का पेशाब करते हैं, तो बाकी का पानी कहाँ से आ रहा है? इनसेंसिबल लॉस। मैं जितना बात करूंगा उतना मेरा इनसेंसिबल लॉस हो रहा है। मैं जितना बात करूंगा, आफ्टर माई एंटायर टॉक आई फील टायर्ड बिकॉज मेरा इनसेंसिबल लॉस हो चुका है, मेरे को पानी पीना पड़ता है। दैट इज इनसेंसिबल लॉस। समझ में आ रहा है? तो वी हैव अंडरस्टूड थ्री द मैक्रोस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। कैलोरीज हम कैसे देते हैं, आपने सबने डिस्कस किया। हमने प्रोटीन कैसे देते हैं, डिस्कस किया। ठीक है, वाटर कितना देना है वो भी हमने डिस्कस कर दिया। हेलो, हाँ, कॉल मी समटाइम, मेरे को लेक्चर कॉल मी समटाइम प्लीज, बाय। हाँ, अंडरस्टूड है। हाँ, सो दैट्स अबाउट प्रोटीन्स, कैलोरीज एंड वाटर। ये तीन चीज अगर हो गया, नाउ द एंटायर थिंग इज हाउ डू यू मॉनिटर दिस पेशेंट। इसको मॉनिटर कैसे करते हैं? फीडिंग को हम लोग चालू करते, मॉनिटरिंग के बाद में चलते। पहले हाउ डू यू स्टार्ट फीडिंग? सो व्हेन यू स्टार्ट फीडिंग देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक होता है कि पेशेंट को हाउ डू यू मॉनिटर दिस पेशेंट्स। एक इज देयर एनी एब्डोमिनल पेन? ओके, ये आपको पूछना है जब फीडिंग करते करते ना, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन अगर हो गया, दैट इज कॉल्ड इनटॉलरेंस। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, इनटॉलरेंस। हम लोग को ये वर्ड जानना जरूरी है। सर यू डोंट से सर वॉमिटिंग हो गया, इनटॉलरेंस हुआ है। क्या बोलना है? वॉमिटिंग कौन बोलेगा? उसका रिलेटिव बोलेगा। आप रिलेटिव ना, हेल्थ केयर वर्कर, आपको साइंटिफिक टर्म से बात करना है। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस का मतलब क्या क्या होता है? एक हो गया एब्डोमिनल पेन, दूसरा हो गया डिस्टेंशन, दूसरा हो गया डिस्टेंशन, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रहा है। ओके, हाँ, तीसरा तीसरा हो गया वॉमिटिंग, फोर्थ हो गया एस्पिरेशन। एस्पिरेट, जब हम एस्पिरेट करते हैं तो ज्यादा निकलता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसको बोलते हैं इनटॉलरेंस। क्लियर? सो नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। जब हम फीड कर रहे हैं, जब हम फीड कर रहे हैं, हमने एस्पिरेट कर दिया, हाँ, आइडियली हमको वो वापस फीड करना पड़ता है पेशेंट को। समझ लो हमने 50 ml निकाला, तो उसको वापस उसको सिरिंज से दबा के अंदर जाने दो उसको। समझ में आ रहा है? ना एस्पिरेट क्या समझ लो, 6 वी टोल्ड ना चेंज द फीड एट 6 आवर्स। बोल रहे हैं ना, 6 घंटे में कुछ फीड चेंज करना है, बराबर? 6 आवर्स यू हैव वांट टू चेंज द फीड, एट दैट टाइम यू डोंट नीड टू एस्पिरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एस्पिरेट नहीं करना है जब तक कि डॉक्टर नहीं बोलता। सो देयर इज नो रूटीन एस्पिरेशन, हर 6 घंटे में एस्पिरेट नहीं करना है। हाँ, इट इज नॉट सपोज टू बी डन। समझ लो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि भाई इसको एस्पिरेट करके देख लो 6 घंटे के बाद, तब हमको एस्पिरेट करना है। और जब भी हम एस्पिरेट करेंगे अराउंड मोर देन 250 ml अगर निकला, तो हम उसको इंटॉलरेंस बोलेंगे। कितना? मोर देन 250। लोग बोलते हैं मोर देन 500, अब्रॉड दे से मोर देन 500, मैं 250 बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, द गाइडलाइन इज यू कैन कंटिन्यू फीडिंग इवन इट इज 500 ml। यू कैन कंटिन्यू फीडिंग इवन इफ इट इज 500 ml। हम लोग बोल रहे हैं 250 ml में हम रोकते हैं। तो इंटॉलरेंस क्या बोल रहे हैं हम लोग? 250 ml ओनली इफ द डॉक्टर टेल्स यू टू एस्पिरेट। इसीलिए आपको क्या सोचना है? एब्डोमिनल पेन है क्या, वॉमिटिंग है क्या, डिस्टेंशन है क्या, तभी आप एस्पिरेट करोगे। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या बोल रहे हैं? एस्पिरेट मत करो। मैं क्या बोला? डोंट एस्पिरेट। We don't want to measure gastric residual volume. When I say aspirate, it means monitoring gastric residual volume, called as GRV. So when I come on rounds and you have done an aspirate, you have aspirated, तो आपको ये नहीं पता है कि सर 200 ml aspiration आया, आपको क्या होना है? सर 300 ml GRV आया, 300 ml GRV आया। You understand? You are supposed to talk as a healthcare worker. ठीक है, आप क्या बोलोगे? जीआरवी आया, 300 ml गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम आया। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल। हाँ, सो यू डोंट से एस्पिरेट आया, सर एस्पिरेशन आया 300 ml, दैट इज वेरी रॉन्ग टू से। 300 ml ऑफ गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम आया। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, क्लियर ऑन दिस? 300 ml गैस्ट्रिक, तो अगर इतना है then the doctor will decide what is to be done. So what is done at that stage? समझ लो, आप डॉक्टर टोल्ड यू
चलो we start feeding this patient. 6 hour after 6 hours aspirate and see. As doctor ने बोला, हाँ, and after 6 hours you aspirated, you found 400 ml. It's high, it's very high. So what will you expect from the doctor's ears? He either to stop the feed or reduce the feed, or he will tell you give some medicines and continue feed. These are the three options that he will give you. He may say continue the feed, he may say stop the feed, or he may say give some medicine. He may say continue the feed and give some medicines. Now what are the medicines? Perinom and erythromycin. So जब भी patient को very high amount aspiration comes in or gastric acid volume is seen, we give perinom and erythromycin. The reason is when you give perinom, intestine starts moving. So what is getting accumulated will start going down. You are understanding? You are understanding? Whatever is getting accumulated starts going down. So that is called gastric emptying. It increases gastric emptying. These drugs are called as prokinetics. What are they called as? These drugs are called as prokinetics. So perinom is a prokinetic. Erythromycin is a prokinetic. Prokinetic मतलब क्या होता है? It's moving the head. It is making the intestines move. It is making the stomach move. So इसलिए आपको perinom देना पड़ता है. Perinom erythromycin. फिर उसके बाद aspirate करेंगे. It may not be there. समझ में आ रहा है? हाँ? समझ लो उसके बाद वापस हमने aspirate किया. वापस आ गया 400 ml. तो again you go to the doctor. उसको बोलोगे 6 घंटे के बाद, sir, last time there was gastric residual volume 400 ml. We have actually continued feeding and given perinom and erythromycin, but now again it has come 400 ml. What to do? So the next step रहेगा इन लोग बोलेंगे कि let us reduce the feed. Next बोलेगा reduce the feed. That is going to be the protocol. Then he will reduce the feed. Okay, you will reduce the feed. Then after 6 hours again you will find out. And sorry, 6 hours again there is around 300 ml. What is to be done? Then he will decide what is to be done. You don't decide. He will decide. He will reduce the feed to very small amounts. He will decide to 10 ml per hour or 5 ml per hour. Why? Because we know that even if you give small amount of feed, gut translocation will reduce. So he may not stop the feed. He may tell you to feed at 10 ml per hour or 5 ml per hour or something like that. This is called as trophic feed. What is this called as? Trophic. We are just giving so that gut translocation of bacteria does not take place. Feed बंद नहीं करेंगे. Trophic feed देंगे. समझ में आ रहा है? Clear on this? What's it called as? Trophic feeds. Clear till now? Clear? This is called trophic feed. So if I put the algorithm again, doctor has come, told you to start the feeding enterally through the nasogastric tube, and he's told you to monitor the gastric residual volumes every 6 hours. At 6 hours, you took the gastric residual volume, you found it to be 400. However, patient was not complaining of any abdominal pain or distension. So you are going to give this over to the doctor saying, sir, there has been a gastric aspirate of around gastric residual volume of around 400 ml. However, there has been no abdominal distension. There is no pain. So the doctor will now tell you, okay, let us do one thing. He may tell you, start this patient on perinom and erythromycin and you continue the feed. Or he might say reduce the feed rate. One of the things he will say. So you will reduce the feed. So I will say, for example, I'm going to say reduce the feed rate, give perinom 10 milligram, give erythromycin 500 milligrams. So now you understand why it is so important to give it fast. If I give perinom, if it comes after 6 hours, doesn't make any sense. You understand? That's why when I say give perinom, erythromycin is to be given fast. If it's going to come after 4 hours, is it going to make any sense? Because your gastric will come back, no? The GR will again come back. There is no use. Are you understanding? That is why it has to be given immediately. You understand? When you give it immediately, then I'll say find out the gastric volume after 6 hours again. So now after 6 hours, you have again seen, found it to be 400. So you came back to the doctor and said, sir, we've given perinom, we've given erythromycin, we've reduced the feed, but still it's around 300 plus. What is to be done further? Then the doctor might say, reduce the feed to trophic feeds. So when you say trophic feeds, it's 10 ml per hour. Now what is important for the nurse? 10 ml per hour मतलब उसको 6 hours में वैसे भी change करना है मुझे. I have to change it by 6 hours. It will still be remaining there. You understand? 50 ml हम लोग initially 50 ml per hour कर रहे थे. We have made it 10 ml per hour. It is going to remain. So what is the nursing responsibility at that time? 6 hours के बाद I will empty that amount. I will write on my chart कि इतना amount गया नहीं है. This is the amount that is deficit. I have given only 10 ml per hour. Why? Next day we will want to increase the proteins, increase the calories because इतना deficit हुआ है. समझ में आ रहा है? इतना deficit हुआ है तो next day आपको वो सब deficit calculate करना है. Are you understanding? समझ में आया? That is why when it is not going inside, you will tell.
कि this much has not gone, 200 ml has not gone, 300 ml, you have to monitor that, कितना रह गया, you have to monitor, कितना रह गया, you have to tell that, monitor it, write it down, so next day we'll have a deficit. If you don't do that, deficit होता रहेगा, after 5 days patient को already कुछ 4000 कैलोरी डेफिसिट, 400 ग्राम प्रोटीन का डेफिसिट हो जाएगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा. Are you understanding? समझ में आ रहा है? You understood what is trophic feed and why we are giving trophic feed. You've understood gastric residual volumes. You've understood troubleshooting gastric residual volumes. All the three you've understood now. You've understood the water requirements. You've understood calorie requirements क्या होते हैं. You've understood protein requirements. Clear? You've understood all these things. You've understood monitoring. Monitoring the abdominal distension, abdominal pain, intolerance, and distension and vomiting. You've understood that much. You've understood important things. You've understood now. Okay. Now what is the difference between a feeding tube which goes into, what is a feeding tube? Nasojejunal tube and a nasogastric tube. What is the difference? What do you find the difference? Or it's the same? What do you feel the differences? Shukal, if I ask you, what do you feel the differences between the nasogastric? हम लोग को इतना पता है nasogastric is going into the stomach, whereas the nasojejunal tube is going into the jejunum, right? So what is the differences that comes to your mind? Any differences that comes to your mind, or is it the same? क्या फर्क? Just continue what doctor is saying. क्या फर्क पड़ने वाला है? Vishal, anything you know? Kalpana, anything you can remember? Sapna, anything can remember? Can remember anything? Pali, nothing. Same here. It's not the same. You must understand as a nurse that the nursing responsibilities are very different. Nursing responsibilities when you're doing a feeding tube is very different from a nasogastric tube. Now what are the differences? हम लोग nasovaginal tube को भी डालते हैं. जब समझ लो हमने अपना initial algorithm में क्या हुआ, gastric residual volume 400 था, gastric residual volume 300 था, हमने trophic feed कर दिया. Next step is put a feeding tube. उसका next step आ गया put a feeding tube. समझ में आ रहा है? So it is given at times when there is feed intolerance. It is given at times when gastric residual volumes are very high. तब हमको feeding tube हम डाल देते हैं ताकि it goes inside. तो अंदर से आगे चला जाएगा. समझ में आ रहा है? अंदर से आगे चल, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हम लोग ने क्या किया था? What was happening in our patient? We first measured gastric residual volumes. It was 300, 400. You decided to reduce the feeds. We gave Perinom, we gave erythromycin. Again we started the feeds. Again patient had 300, 400 ml. जाना तो चाहिए खाना, हम लोग निकाल के बाहर फेंक रहे हैं. It's not going. समझ में आ रहा है? It's not going. अगर नहीं जा रहा है तो all the problems that we discussed will come back. There will be calorie deficit, there will be protein deficit. All those problems will start. राइट तो हमको कैसे तो भी फीडिंग चालू करना ही है. अभी ट्रोफिक फीडिंग भी कर दिया, हाँ वापस चालू कर दिया, बट स्टिल इट इज नॉट नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट स्टेप, सो अंटिल ऑल मेजर्स वी आर डूइंग टू एक्चुअली डू nasogastric tube, it's not working, then we put a nasovaginal tube. तो ये वो पेशेंट है जिसको फीडिंग इंटॉलरेंस हो रहा है, नहीं तो हम वो पार्ट ऑफ द स्टमक यूज नहीं कर पा रहे. जैसे कि समझ लो वहां पर एक सर्जरी हुआ तो हम लोग वो पार्ट यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम फीडिंग ट्यूब अंदर डाल रहे हैं ताकि उसके आगे चले जाए, ताकि हम फीडिंग करें. इसलिए फीडिंग ट्यूब इसलिए जा जाता है फीडिंग चालू करो. सरप्राइजिंगली मेरी टाइम तो ऐसा हो जाता है फीडिंग चालू ही नहीं किया रहता है, हाँ, और फिर वो ट्यूब का कोई फायदा ही नहीं है. समझ में आ रहा है? वो ट्यूब का फायदा क्या है कि भाई वो फीडिंग चालू करे. वो ट्यूब क्यों डाला है? वो फीडिंग चालू, क्योंकि आप समझ लो मेरे पास मेरा स्टमक को मैंने काटा था तो स्टमक चालू नहीं रहता, वो पैरालिसिस में चला जाता है. सर काम नहीं करता, उसको काम करने को 4-5 दिन जाता है, लेकिन वो 4-5 दिन अगर नहीं दिया तो कितना कैलोरी डेफिसिट हो गया, कितना प्रोटीन डेफिसिट हो गया. समझ में आ रहा है? इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, नेसोजेजुनल ट्यूब डाल के दे देते हैं और दे टेल अस यू प्लीज फीड द ट्यूब पेशेंट थ्रू द नेसोजेजुनल ट्यूब. हम लोग को ही नहीं समझ में आता ये क्यों है. समझ में आ रहा है? इसलिए हमको जानना है कि भाई इसको उसके लिए तो दिया है, क्यों हम फीड नहीं कर रहे. एक मिनट. गुड, यस सर, गुड मॉर्निंग. हाँ हाँ सर, हाँ सर. vasculopathy, which vasculopathy sir? Sir, sir, I'll come and see the patient, sir. I just want to interested to just understand what it is, sir. Oh, okay, okay. Sir, can you just share that report with me, because I have not heard of this. I need to read it up, sir. Huh? Sir, I will just read it and get back to you, sir. I'll just make a quick literature review on that. Okay, all right, sir. Okay, so so what are we doing? So that is why we put a feeding tube.
लेकिन इसका मैनेजमेंट अलग है। फीडिंग ट्यूब का मैनेजमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। व्हाट इज द डिफरेंस? पहली बात तो आपको क्या, वेयर इज इट गेटिंग फेड? इन द जेजुनम, स्टमक में नहीं। हमको जरूरत है स्टमक का, कुछ जरूरत है माउथ का। क्यों जरूरत है? बिकॉज देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द माउथ, देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द एब्डोमेन, जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, बराबर। अभी तुम ये पेशेंट को खाना किधर डाल रहे हो? जेजुनम में। तो डाइजेशन का काम ही नहीं हो रहा है ना, किधर डाइजेस्ट हो रहा है? पूरा सीधा ही अंदर जा रहा है, ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है, खाना जाएगा कैसे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वही पेशेंट को वही दाल चावल वही प्रोटीन अगर तुमने उधर से अंदर दे दिया तो कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, because digest there is no digestion only. Are you understanding what I'm saying? There is no digestion happening. So what we recommend? We recommend giving them pre-digested food. Pre-digested food. That means प्रोटीन को तोड़ा हुआ प्रोटीन, जिसको हम पेप्टाइड बोलते हैं, जिसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन होल प्रोटीन होता है, हम लोग के एब्डोमेन में जाके वो टूट जाता है डाइजेशन की वजह से, एंड दे फॉर्म पेप्टाइड। ये पेप्टाइड जो है नीचे जाता है और अब्सॉर्ब होता है। समझ में आ रहा है? अभी हमने वही होल प्रोटीन अगर जेजुनम में डाल दिया तो अब्सॉर्ब होगा क्या? उसको हमको क्या करना पड़ता है? इसलिए हमको उसका न्यूट्रिशन हम लोग नॉर्मल न्यूट्रिशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वी हैव टू गिव हिम दैट सब्सटेंस दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन द जेजुनम, एंड दैट इज दिस मेडिसिन कॉल्ड एज पेप्टामिन, क्रिटिपेप। उसमें वो पेप्टाइड बेस्ड होता है, वो प्री डाइजेस्टेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्री डाइजेस्टेड, इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड। तो वही पेशेंट को हम लोग रिसोर्स हाई प्रोटीन, वही पेशेंट को हम लोग पेंटाश्योर डीएम वो सब नहीं दे सकते हैं। उस पेशेंट को हम पेप्टामिन देने की कोशिश करते हैं, क्रिटिपेप देने की कोशिश करते हैं, ये जो प्री डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एज अ नर्स व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कल जो मैंने प्रिपेयर किया है वो इसको नहीं दे सकता हूं। आई हैव टू प्रिपेयर अ न्यू सॉल्यूशन, इट हैज टू बी पेप्टाइड बेस्ड। समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग? So एक चीज what you know as a nursing responsibility is that I need to have a peptide based nutrition. समझ में आया? So in the exams when we ask you what is the difference between this and this, you must be able to tell me the difference. अगर तुमको डिफरेंस ही नहीं पता है तो you don't know what you're doing. हाँ, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऐसा एरर होता है, अगर तुमको पता ही नहीं क्या हो रहा है तो एरर तो होता ही होएगा ही ना। समझ में आ रहा है? तो one is peptide based nutrition. Second thing is nursing responsibility is remember this. This tube can be put only by two techniques as of now. Which are the two techniques? One is by putting it via endoscopy, and the second is by putting it from there inside via angiography, via graphy, via DSA lab, by cath lab, interventional radiology, not angiography, interventional radiology. समझ में आ रहा है? मतलब it has to go from here inside under inside a cath lab का वो बड़ा सा मशीन है ना, उसमें लोग डाल के लोग देखते हैं कि भाई अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिकॉज उसको आगे जाना है स्टमक से डियोडनम, डियोडनम से जेजुनम। तो वो कभी पता चलेगा जब एंडोस्कोपी के लोग प्लेस करते हैं, देख के प्लेस करते हैं वो लोग, और दे पास इट इन द कैथ लैब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ। सो इसका मतलब क्या है? इट इज अ प्रेशियस ट्यूब, इट्स नॉट अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। इट्स नॉट लाइक व्हाट निकल गया तो मैं डाल दूंगा वापस। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या हो गया? निकल गया वापस डाल दो। जेजुनम ट्यूब क्या हो गया? निकल गया तो जाओ उसको कैथ लैब में भेजना पड़ेगा, कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, टाइम स्पेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्प, वी विल नीड डॉक्टर gastroenterologist, we will need interventional radiologist, you know, it's not you. अब अभी क्या होता है? रैंसम निकल गया, you and the doctor together put it inside, simple, बराबर। but when this jejunar tube comes out, you need help from someone more different, and वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना ही फीड लॉस होगा, उतना ही फीडिंग नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, उतना ही डेफिसिट पैदा हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट्स अ प्रेशियस ट्यूब। so what I you to be very careful of, it doesn't come out. It is very important for you to see that it doesn't come out. समझ में आ रहा है? इसलिए उसको खाली यहाँ नहीं फीस करना है, उसको यहाँ पर भी फीस करना है, हाँ, ताकि वो निकले ही नहीं, कुछ भी हो टाइट करके फीस करना है ताकि वो निकले नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, उसको यहाँ ही रख देगा तुमने, यू जस्ट मूव द बेड, द ट्यूब विल कम आउट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, दैट्स व्हाई द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी इज that I will need to ensure that this tube is in place, it doesn't come out. It's very essential for me. Clear? Huh? This is the second nursing responsibility. What is the third nursing responsibility? The third nursing responsibility is that I will not use liquids and tablets crushed into that tube. I will never do that. I will never do that. So crushed tablets hai, I will not give it through the jejunostomy. It is not supposed to be done. समझ में आ रहा है? Why it is not supposed to be done? बिकॉज वो स्टमक में जा नहीं रहा है,
पहली बात तो स्टमक में जा नहीं रहा है, तो इकोस्प्रिन जो है काम नहीं करने वाला है, उसको क्रश करेगा क्या मतलब है? हाँ हाँ। दूसरा चीज क्या है, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो ट्यूब छोटी होती है, बहुत पतला है वो ट्यूब। वो ट्यूब इतना पतला है कि अगर हमने उसमें से दे दिया, वो ट्यूब ब्लॉक हो गया, जस्ट इमेजिन वो ट्यूब निकाल के नया ट्यूब डालना कितना महंगा ट्यूब है वो। समझ में आ रहा है? सो नो क्रश टैबलेट शुड गो फ्रॉम देयर, नो डूफालैक शुड गो फ्रॉम देयर। ये सब मेडिसिन जो है वो नहीं जाना चाहिए। इफ यू गिव इट थ्रू दैट, the tube will get blocked, tube will get occluded, and you will lose the tube. So, are you understanding? So there are many medicines that you can't give from there. बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो जिसको गैस्ट्रिक सॉल्यूशन लगता है, तो वो मेडिसिन तुम दे सकते हैं क्या उधर से? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको गैस्ट्रिक सॉल्यूशन है ही नहीं। तो मेडिसिन विल नॉट वर्क ओनली, उसको वहां से ऑब्जॉर्ब होना है, नीचे डाल के क्या फायदा है? समझ में आ रहा है? सो एज अ प्रोटोकॉल वी डोंट यूज मेडिसिन दैट आर क्रश्ड or given through the rice tube, only feeding, nursing responsibility. समझ में आ रहा है? हाँ। Then what is the next nursing responsibility? Next nursing responsibility is compared to rice tube. rice tube को flush नहीं करते, rice tube को कोई flush नहीं करता है, इसको हम लोग को every 6 hours flush करना पड़ता है। With what? With warm water. Every 6 hours इसको flush करना पड़ता है with warm water. Very very essential. वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये पतला है। ठीक है? हाँ, क्लियर ऑन दिस? हाँ। अनदर थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दिस ट्यूब इज वेरी वेरी फ्रेजाइल, बहुत पतला है, तो जल्दी जल्दी बेंड हो जाएगा। तो जब भी हम लगाते हैं उसको, तो ऐसा बहुत सारे ये चेंजेस नहीं होने चाहिए उसको, ऐसा बहुत ज्यादा, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हार्ड ट्यूब, इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट ट्यूब। सो द मोमेंट यू बेंड इट, वो बंद हो जाएगा, shrink हो जाएगा वो tube. So be careful when you're actually applying your feeding to that. Clear? So these are the nursing responsibilities of using a feeding tube. So if I reiterate the whole thing, the first thing is I want probably to give a pre-digested feeding. Second thing is I would want to give it continuously. Okay, it's easier to give it continuously because it's slowly going inside rather than bolus. अब आप सोचो ना, अगर मैंने पूरा फीड जेजुन में डाल दिया, मेरा जेजुन को ऐसा ये कंफ्यूज हो जाएगा, खाना थोड़ी ना है, स्टमक तो बड़ा होता है, स्टमक हमारा एक्सपैंड होता है, जेजुन तो नहीं एक्सपैंड होता है, जेजुन तो छोटा सा ट्यूब है, ये स्टमक बड़ा है। अगर मैंने उसमें 400 ml 500 ml डाल दिया तो भी वो एक्सपैंड हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा है वो। लेकिन हमने सबने 200-300 ml उसमें डाल दिया जेजुन में, तो क्या वो झेल ही नहीं पाएगा, इट नॉट टॉलरेट दैट, इट पास आउट, डायरिया निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? So we want to give as much as possible continuous feeding as of now, at least till new evidence comes. Okay. The third thing is I will not crush tablets and give medicines to the jejunostomy feeding tube, to the feeding tube, because it may cause problems. The fourth thing is I will take care of the tube, because the tube can, if it comes out, it is difficult to place it back inside. So as a nurse you must understand कि patient violent वगैरह है तो डिस्टेंस पहले कर दो उसको, it is difficult to otherwise to move this tube, बनने का तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिस्टेंस by the pharmacological or mechanical means. हाँ, clear? You understood the understood what is a feeding tube, what is the difference between nasogastric and feeding nasojejunal tube. You understood, right? You understood gastric residual volumes. You've understood that. We have understood intolerance of feeding. We have understood why to feed early. We have understood that what happens if there is increased gastric residual volumes. We've understood what happens and what are the drugs you need to give and why you need to give it fast. So in the next lecture, in the next time, we'll stop now. In the next topic, I will want Shrunkal to talk about this before I start. Whatever I talked about feeding, we're going to talk about this. Kalpana is going to talk about sedation analgesia that we did last time. So we're going to talk about it. I wanted to sit here and talk. Stand over here and talk about what we did last time. Okay. Next time we will go ahead and we learn about total parenteral nutrition. How to use, what to do, क्या करना है, what else to do. You understood any questions here? Yes, sir. हाँ. अगर पेशेंट को नेसोसेजनल ट्यूब है सर, तो उसको टैबलेट नहीं दे सकते, तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नहीं है हमारे पास, IV देना पड़ता है, हमको IV देना पड़ता है, समझ में आ रहा है? उसको IV देना पड़ता है, नहीं तो ओरली देना पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर ओरली नहीं ले पा रहा है IV ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग वो ट्यूब ब्लॉक कर नहीं सकते हैं। वो ट्यूब ब्लॉक अगर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा चीज, ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो काम ही नहीं करेगा। Many medicines that we are using are absorbed through the gastric system, not through the jejunal system. समझ में आ रहा है? हम लोग को वो gastric तो फायदा ही नहीं है, तो क्या देखे क्या मतलब? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो absorb ही नहीं होने वाला है तो देखिए क्या मतलब? So that is the first thing. Second thing is we are also worried that you might actually block the tube.
You understand? Huh? That is the reason that that's why we are flushing every 6 hours, जो हम नहीं करते दूसरे पेशेंट्स में 20-20 ml जा रहा है इन अ डे, ऑलमोस्ट 100 ml जाने वाला है एक्स्ट्रा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाँ, काउंट करना पड़ता है वो हमको काउंट करना पड़ता है कि हमने 10 ml और 20 ml फ्लश किया हमने, समझ में आ रहा है? वो फ्लश वार्म वाटर फ्लश किया बहुत जरूरी है, फ्लश ये काउंट करता है। So as a nurse in the critical care unit, at least IDCC, when you're learning, you understand these important things, which otherwise you don't know. Otherwise you don't know. These things you will not know also till now. Now you know that these are the things that you need to do. You attended the conference, who you attended, तो ये भी रहेगा ना, conference में रहेगा, ये सब सिखाया रहेगा, ये तो जैसे हाँ वो सब सिखाया रहेगा तुम लोगों को, कि पेपर से वाले बताया रहेगा किसी ने। हाँ, बंद कर।